हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट नोट्स की वीडियो। अभी तक हम लोगों ने समझा सारे चैप्टर 11 जो चैप्टर थे हमारे, उनको एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, उसको बेसिक से समझा, उसको क्लियर किया। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स की वीडियो। जिन लोगों ने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाकर उसको देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स में हम लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो एग्जाम में थोड़ा अलग से पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर की वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको वो सब चीज़ें भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। वो चीज़ आपके संज्ञान में रहेगी कि हमने ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था। तो रीडिंग करने से बस यही फ़ायदा होता है। चलिए आज से हम लोग देखते हैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो। आज हम लोग का चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए देखते हैं कौन कौन से इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था चैप्टर में ईसवी तथा ईसा पूर्व। यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं ईसवी और ईसा पूर्व क्या है। ईसवी और ईसा पूर्व, इसको एडी और बीसी भी कहते हैं। ईसवी किसको कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के जितने भी काल हैं उसको ईसवी कहते हैं। साथ ही नीचे क्या है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व किसको बोलते हैं? ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो हम लोगों ने जब वहाँ पर चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, हमने एक स्किल बनाया था, वो हमने यहाँ भी आपको शॉर्ट नोट्स में दे दिया है। ये जो हमारा बीच का पॉइंट है ये ईसा मसीह का जन्म है। मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसके जब आप दाहिनी तरफ चलेंगे, मतलब आप अपने राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो 1 से लेकर के 2000 जैसे भी 20 चल रहा है, तो ये सब किस में आएगा? ईसवी में। ईसवी को क्या बोलते हैं? एडी भी बोलते हैं। जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड में चलेंगे तो इसको ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा पूर्व को हम बीसी भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ और मान लीजिए इधर जा रहा है तो ये 10 की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कोई भी लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने, या हिस्ट्री में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि 8000 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष पूर्व। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है कि अगर 8000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो कितनी ईसा पूर्व की बात हो रही है। अगर कहीं पे 3000 ईसा पूर्व है या 8000 ईसा पूर्व है, तो यहाँ पे हमने आप लोग के लिए एग्जाम्पल रखा है उदाहरण के लिए समझने के तौर पे, कि अगर 8000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो 8000 में हम क्या 2000 माइनस करेंगे, क्योंकि 2000 हमको यहाँ तक आना है ना, वापस आना है। जब 2000 यहाँ पे आ जाएगा तो हम 8000 में 2000 माइनस करेंगे जब, तो हमारा कितना बचेगा? 6000। मतलब कि अगर कोई भी लाइन ऐसी है कि 8000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विकास हुआ या फिर ये चीज़ वहाँ पर प्रचलित थी, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि कब की बात हो रही है, मतलब कि बात हो रही 6000 ईसा पूर्व की। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को ये? आप लोग को इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सभी शॉर्ट नोट्स की वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप लोग बताएंगे तो हम आपको वहाँ पे चैप्टर का भी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा देंगे। आइए अब आगे देखते हैं। सुलेमान व किरथार पहाड़ियाँ, आइए इसको पढ़ते हैं। ये क्या था कि सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित थी? ये उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सुलेमान व किरथार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, तो हम आंसर कर सकते हैं उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र की क्या विशेषता बताई है कि इस क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाई थी। और साथ ही नीचे एक विशेषता और बताई है कि ये लोग गाँव में रहते थे तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु पालते थे। आइए नीचे देखते हैं। गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ ये कहाँ पे स्थित हैं? ये उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत में स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही जितने भी नोट्स हम आपको यहाँ पे बता रहे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ते चलिए। साथ ही जब हम आपको पीडीएफ आप देंगे वहाँ से, तो वहाँ पे आप लोग के पास चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक तो दिया रहेगा पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसकी यहाँ पे गारो तथा विंध्य पहाड़ी की क्या विशेषताएँ हैं कि विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो आप आंसर कर सकते हैं कि विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब नीचे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि गंगा के दक्षिण में, मतलब गंगा नदी है उसके दक्षिण में सोन नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उसको मगध के नाम से जाना जाता था। नीचे देखते हैं। दक्षिण एशिया के देश,
उस टाइम प्रचलन में थे दक्षिण एशिया के देश। उसमें 6 देश आते थे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। मतलब कि ये 6 देश मिलकर के दक्षिण एशिया के देश का निर्माण करते थे, या कह सकते हैं कि ये 6 देश मिलकर के दक्षिण एशिया बनाते थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण एशिया के देश में कौन कौन से देश शामिल थे, तो हम बता सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आइए नीचे देखते हैं इंडिया। देखते हैं इंडिया कैसे बना। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, यह आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे भी हमने लिख दिया है कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? सिंधु कहा जाता है। अब नीचे देखते हैं, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए क्या बताया है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला? हिंदोस बोला अथवा इंडोस बोला। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदोस तथा इंडोस, सिंधु नदी को हिंदोस तथा इंडोस किसने कहा, तो हम बता सकते हैं ईरानियों ने तथा यूनानियों ने, जो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से। और साथ में क्या हुआ? और इस नदी के पूर्व में स्थित जो प्रदेश था उसको उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। तो यहाँ पे कितनी चीजें क्लियर हुई कि सिंधु को हिंदोस और इंडोस किसने बोला, और जो इस नदी के पूर्व में जो मतलब क्षेत्र स्थित था, स्थित जो प्रदेश था, उसको क्या कहा उन्होंने? इंडिया कहा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में आपका दिया ही रहेगा। अब नीचे देखते हैं भरत। तो जैसे हमारे देश का नाम भरत है, वो कैसे पड़ा आइए पढ़ते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि भरत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनके एक समूह के लिए, उनके एक ग्रुप के लिए किया जाता था। मतलब उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनका एक ग्रुप था, तो उस ग्रुप के लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो भरत के नाम पे क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब नीचे है पांडुलिपि। आइए पढ़ते हैं पांडुलिपि क्या थी। पांडुलिपि का जो एक अर्थ बताया गया उसको संक्षिप्त में बोलते हैं कि हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपि का जो अर्थ है वो बताया गया हाथ से लिखा हुआ। आगे देखते हैं, ये लैटिन शब्द मेनू से बना है। पांडुलिपि है वो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जो तारपत्रों या भूज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता है। पांडुलिपि का अर्थ बताया हुआ है इन शॉर्ट कि हाथ से लिखा हुआ जो है वो पांडुलिपि है। साथ ही बताया हुआ कि ये लैटिन शब्द मेनू से बना है, जो तारपत्रों या भूज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता है। अब नीचे देखते हैं, आइए जानते हैं अभिलेख क्या होता है। पत्थर अथवा धातु आदि पर उल्लेखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं और लिपियों में। मतलब कि पत्थर है या कोई भी धातु है, उस पर उल्लेखित या खुदवाए हुए शासकों के कोई आदेश हो गए, उनके नियम हो गए, या उनकी प्रशंसा हो गई, उनके कार्यों का वर्णन हो गया, या विभिन्न भाषाओं या लिपियों में ये प्राप्त होते थे, इनको क्या बोलते थे? अभिलेख बोलते थे। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके आगे आने वाले चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं ये सब चीज़ें इन शॉर्ट में कि अभिलेख क्या था या पुरातात्विक साक्ष्य क्या था। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखते चलिए। जैसे पांडुलिपि भी हमने आपको बताया, तो इन सभी का वर्णन आपको आगे मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि ये सब शब्द जो भी हैं वो क्या हैं। अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या था? पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्रों एवं मूर्तियों के जो अवशेष, बर्तन, सिक्के, औजार, आभूषण आदि, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां आदि। तो यहाँ पे क्या है कि पत्थर और ईंट से बनी जो इमारतें हैं, मूर्ति, चित्रों के अवशेष हैं, बर्तन, सिक्के, औजार, आभूषण, मतलब कि ये सारी चीजें जब हमको जैसे जमीन की खुदाई कहीं पे हो रही है, वहां पे इन सभी चीजों के जो अवशेष मिलते हैं वो पुरातात्विक में आते हैं। पुरातात्विक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही कभी कभी क्या होता था, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां भी इनमें मिल जाती थी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर फर्स्ट में शॉर्ट नोट्स थे वो इतने ही थे। जो भी मेन चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए,
तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे आपको सब बता दी हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट हमको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।